फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर में हम डेसिडुआ डिस्कस कर रहे थे। डेसिडुआ की लेयर्स, डेसिडुआ क्या है? तो डेसिडुआ प्रेग्नेंट यूट्रस की लेयर है। अब हम कोरियन एंड कोरियोनिक विलाई पढ़ेंगे। कोरियन क्या है? कोरियन फीटल लेयर है। डेसिडुआ मैटरनल लेयर है, यानी यूट्रस की लेयर है, इसलिए वो मैटरनल लेयर है। और कोरियन ये फीटल लेयर है, फीटस की लेयर है, यानी फीटस से करीब रहने वाली लेयर है। द कोरियन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन कोरियन एंड कोरियन से अंदर की तरफ एम्नियन पाई जाती है। उर्दू में कोरियन को सला कहते हैं और कोरियोनिक विलाई को हुमलात सला कहते हैं। सला सबसे बाहरी परत है जो कि एम्ब्रियोनिक लेयर से आउटर ट्रोफोब्लास्ट से बनती है, आउटर ट्रोफोब्लास्ट से बनती है और इनर प्रीमिटिव मेसेनकाइमा से बनती है। आउटर लेयर ट्रोफेक्टोडर्म और ट्रोफेक्टोडर्म एक्चुअली ट्रोफोब्लास्ट दो मेजर लेयर में डिवाइड होता है, एक इनर सेल मास बनता है और दूसरा आउटर सेल मास बनाता है। तो आउटर सेल मास मज़ीद दो लेयर में डिवाइड होता है, ट्रोफेक्टोडर्म कहलाता है और साइटोट्रोफोब्लास्ट कहलाता है। और साइटोट्रोफोब्लास्ट वापस दो लेयर में डिवाइड होता है, जिसमें एक लेयर सेंसियोट्रोफोब्लास्ट होती है और एक साइटोट्रोफोब्लास्ट बनती है। तो इस तरह टोटल लेयर्स जो है ये 4 हो जाती है। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है ये लैंगरहैंस कहलाती हैं। लैंगरहैंस ट्रोफेक्टोडर्म की साइटोट्रोफोब्लास्ट की लेयर से बनता है। फर्टिलाइजेशन के 9th डे फर्टिलाइजेशन के बाद 9वें दिन ये साइटोट्रोफोब्लास्ट अपीयर होती है और तीसरे हफ्ते में, तीसरे वीक में सेंसियोट्रोफोब्लास्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होते हैं। ये प्रोजेक्शंस इंटरनली साइटोट्रोफोब्लास्ट से लाइंड होते हैं, यही विलाई कहलाते हैं। इन विलाई के 3 टाइप है। पहला सिर्फ और सिर्फ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जब बनता है तो ये प्राइमरी विलाई कहलाती हैं। और जब इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में मज़ीद प्रोजेक्शंस और उभार बनते हैं तो सेकेंडरी विलाई कहलाती है। और इस सेकेंडरी विलाई में मज़ीद प्रोजेक्शंस जब बनते हैं तो टर्शियरी विलाई कहलाती है। तो कोरियोनिक विलाई 3 तरह की होती है और कोरियोनिक विलाई और विलस के फॉर्मेशन से ही इनर सेल मास और आउटर सेल मास यानी ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास यानी एम्ब्रियन के दरमियान कनेक्शन पैदा होता है और इस कनेक्शन के ही नतीजे में सर्कुलेशन शुरू होता है, जो कि मैटरनल ब्लड फीटस के तक पहुंचता है। तो इन विलाई के फॉर्मेशन से सबसे पहले कैपिलरीज बनती हैं, उसके बाद वेसिकल्स बनते हैं और उसके बाद फिर इनके ज़रिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होने शुरू हो जाता है और ब्लड जब एम्ब्रियो तक पहुंचने लगता है, यानी इनर सेल मास तक जब ब्लड पहुंचने लगता है तो इनर सेल मास में ग्रोथ तेज़ी से होती है। तो सबसे पहला जो एम्ब्रियो का दौरान खून का निज़ाम यानी वेस्कुलर सिस्टम जो डेवलप होता है वो इन विलाई की ही मदद से डेवलप होता है। तो पहली विलाई यानी प्राइमरी विलाई 3rd वीक में डेसिडुअल सेल से रिएक्शन के नतीजे में सेंसियोट्रोफोब्लास्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं और ये साइटोट्रोफोब्लास्ट की अंदरूनी लाइनिंग जो होती है उसमें अंदरूनी लाइनिंग से घिरे रहते हैं। प्राइमरी स्टेम विलाई कहलाते हैं। प्राइमरी स्टेम विलाई या इंटरविलस स्पेस बनाती है। प्रीमिटिव मेसेनकाइमा के अपीयर होने और कोरियन के डेवलप होने के बाद प्राइमरी स्टेम विलाई कोरियोनिक विलाई कहलाती है। पहले ये
प्राइमरी स्टेम विलाई कहलाती है। और जब ये कोरियन के डेवलप हो जाने के बाद अब ये कोरियोनिक विलाई कहलाती है। और कोरियोनिक विलाई ही एक्चुअली प्राइमरी विलाई कहलाती है। तो कोरियोनिक विलाई के सेंट्रल कोर में यानी सेंट्रल पार्ट में प्राइमरी मेसोडर्म बनता है, यानी वहाँ पर सेंटर कोर में ये दबीज हो जाता है, मोटा हो जाता है। यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ज़्यादा बनते हैं और इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के अंदर मज़ीद प्रोजेक्शंस बनते हैं जो कि सेकेंडरी विलाई कहलाते हैं। प्राइमरी विलाई के बनने के बाद यानी थर्ड वीक में प्राइमरी विलाई बनता है। प्राइमरी विलाई के बनने के बाद मज़ीद 6 डेज़ लगते हैं, सेकेंडरी विलाई बनती है मज़ीद 6 डेज़ के बाद, यानी 7th वीक में सेकेंडरी विलाई बनती है। ये विलाई मेसोडर्मल सेल्स से बनती है और मेसोडर्मल सेल्स से ये विलाई ब्लड सेल्स और ब्लड वेसल्स में डिफरेंट हो जाती है और कैपिलरी विलस कैपिलरी सिस्टम बनाती है। विलस यानी विलस कैपिलरी सिस्टम बनाती है, यानी जो एम्ब्रियोनिक पार्ट होता है उसमें कैपिलरीज का फॉर्मेशन होता है और ये कैपिलरीज विलाई से अटैच हो जाती हैं। इस तरह विलस कैपिलरी सिस्टम बनता है, यानी अब एम्ब्रियो में जाइगोट में अब कैपिलरीज बन चुकी हैं। टर्शियरी विलाई फर्टिलाइजेशन के 21 डेज़ के बाद टर्शियरी विलाइज बनती हैं। ये विलाई विलस कैपिलरी सिस्टम में वेस्कुलराइजेशन पैदा करती है, वेस्कुलराइजेशन का निज़ाम डालती है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सर्कुलेशन इस्टेब्लिश करती है। यानी अभी तक डायरेक्ट डेसिडुआ से जो साइटोट्रोफोब्लास्ट थी और सेंसियो ट्रोफोब्लास्ट ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाकर डेसिडुआ से अपने ब्लड को अकोमुलेट करती थी, ब्लड को सक करती थी और एम्ब्रियो तक पहुंचाती थी। लेकिन टर्शियरी विलाई बनने के बाद विलस कैपिलरी सिस्टम के स्टेबल होने के बाद वेस्कुलराइजेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है और अब ये कैपिलरीज बारीक होती हैं और वेसल्स मोटी होती हैं। तो वेस्कुलराइजेशन होने के बाद एम्ब्रियोनिक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक यानी एम्ब्रियन और एम्ब्रियन के अतराफ सर्कुलेशन शुरू हो जाता है टर्शियरी विलाई बनने के बाद। इंट्रा एम्ब्रियोनिक सर्कुलेशन सिस्टम से बॉडी स्टॉक कनेक्ट करती है, बॉडी स्टॉक बनती है और इन विलाई से एम्ब्रियो के अंदर भी दौरान खून का निज़ाम मुकम्मल हो जाता है। इन विलाई को डेसिडुआ बेसालिस की मज़ीद ग्रोथ होती है और डेसिडुआ बेसालिस से ही ये विलाई का फॉर्मेशन होता है और डेसिडुआ बेसालिस एक दूसरे को ग्रोथ करके मज़ीद घनी हो जाती है और दबीज़ हो जाती है और अपने आप को मज़ीद एक्सपांड करती है, बढ़ाती है। तो ये कोरियोनिक फ्रंडोसम कहलाती है। कोरियोनिक फ्रंडोसम से ही प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है। कोरियोनिक फ्रंडोसम से ही प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है और प्लासेंटा जो है ये प्लासेंटा के फॉर्मेशन के बाद प्लासेंटा के फॉर्मेशन के बाद जो है कोरियोनिक विलाई कोरियोनिक लीफ जो होती है ये डिजनरेट हो जाती है, एट्रोफिड हो जाती है और कोरियोनिक लीफ बन जाने के बाद एमनियन और भी बनती है। एमनियन और डेसिडुआ बेसालिस के बाहरी सरफेस के दरमियान कोरियोनिक लीफ पाया जाता है। कोरियोनिक लीफ विलस सिस्टम को पेनिट्रेट करके साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स के टिप तक पहुंचता है और नेबरिंग विलस सिस्टम को भी इन्वॉल्व करता है। इस वजह से ब्लास्टोसिस्ट के अतराफ आउटर साइटोट्रोफोब्लास्ट
जो होता है ये थिन शेल बना लेता है, एक पतली लेयर बना लेता है। इसी तरह डेसिडुअल जोन पर भी ट्रोफोप्लास्टिक शेल बन जाता है, जिसे ट्रोफोस्फीयर कहते हैं। ट्रोफोस्फीयर डेसिडुआ की कॉम्पैक्ट लेयर को कंप्रेस करता है। डेसिडुआ की कॉम्पैक्ट लेयर कौन सी है? डेसिडुआ कॉम्पैक्टम। डेसिडुआ कॉम्पैक्टम जो होती है उसको कंप्रेस करती है और ट्रोफोप्लास्टिक शेल के आउटसाइड पर मज़ीद सेंसेट और ट्रोफोब्लास्ट फाइब्रिन डिपॉजिट करती है। फाइब्रिन डिपॉजिट करके एक और मेम्ब्रेन बनाती है, जिसे नेटाबॉक्स मेम्ब्रेन कहते हैं। नेटाबॉक्स मेम्ब्रेन के बनने के बाद इंटरविलस स्पेस तक मैटरनल ब्लड वेसल से ब्लड पहुंचने लगता है। इन तमाम लेयर को क्रॉस करके मैटरनल ब्लड अब कोरियन की अंदरूनी तरफ यानी अंदरूनी इनर सेल मास तक पहुंचता है। कोरियन जो होती है ये कोरियन अंदर की तरफ से शाइनी, स्मूथ और सॉफ्ट होती है, जबकि इसके मुकाबले में एमनियन जो होती है ये टफ होती है। कोरियन को अंदर की तरफ से कोरियन के अंदर फिटस होता है और कोरियन के बाहर की तरफ एमनियन, कोरियन को बाहर की तरफ से एमनियन कवर करती है। इनकी थिकनेस यानी कोरियन की थिकनेस 0.2 से 0.5 mm होती है। ये इंटरविलस सिस्टम या विलस कैपिलरी सिस्टम के बाद वेस्कुलराइजेशन ये टर्शियरी विलाई के जरिए पूरा होता है और कोरियन और कोरियनिक विलाई के बनने के बाद मैटरनल टू फीटस सर्कुलेशन कायम हो जाता है और यानी मदर से फीटस तक ब्लड आने लगता है और मदर ही एक्चुअल फीटस की ग्रोथ की जिम्मेदार होती है। यानी इस सर्कुलेशन के इस्टेब्लिश होने से तमाम मैटरनल मटेरियल फीटस को भी मिलने लगता है। अब डेवलपमेंट ऑफ इनर सेल मास। डेवलपमेंट ऑफ इनर सेल मास। इनर सेल मास मीन्स जब हम ब्लास्टोसिस्ट देख रहे थे, जब इम्प्लांटेशन हो रहा था, उस वक्त हमने देखा कि 2 लेयर बन जाती है। एक अंदरूनी लेयर होती है जो कि हेक्सागोनल सेल्स होते हैं अंदरूनी लेयर में, और आउटर लेयर पर सिंपल पॉलीगोनल सेल्स होते हैं। तो हेक्सागोनल सेल्स के अंदर बारीक बारीक कैनालिकुली बनती है और जो अंदरूनी हेक्सागोनल सेल्स होते हैं यही एक्चुअल इनर सेल मास होते हैं। और जो आउटर लेयर बनती है ये ट्रोफोब्लास्ट और सेंसियो ट्रोफोब्लास्ट में डिवाइड होती चली जाती है। इस तरह वो 4 लेयर्स में डिवाइड हो जाती है। तो इनर सेल मास यानी ट्रोफोब्लास्ट के एम्ब्रियोब्लास्ट जो होता है ये इनर सेल मास कहलाता है, यानी एक्चुअल एम्ब्रियो को इनर सेल मास भी कहा जाता है। तो ट्रोफोब्लास्ट में जिस तरह मल्टीपल लेयर्स बनती है, विलाई बनता है, कोरियन बनता है, एमनियन बनता है, तो साथ ही साथ इनर सेल मास में भी चेंजेस होते हैं। इनर सेल मास में चेंजेस होते हैं यानी एम्ब्रियो में चेंजेस होते हैं, एम्ब्रियो में चेंजेस होते हैं। ये फर्टिलाइजेशन के 84 डे एम्ब्रियोब्लास्ट पर 2 लेयर बन जाती है। एम्ब्रियोब्लास्ट पर 2 लेयर अपीयर होती है। ये 2 लेयर जो होती है ये जर्म डिस्क कहलाती है। तो 2 लेयर होती है इसलिए बाइलेमिनार जर्म डिस्क कहलाती है। और ये 2 लेयर रिमेनिंग 2 लेयर पर में डिवाइड हो जाती है। वापस ये 2 लेयर मज़ीद 2 लेयर में तकसीम हो जाती है। इस तरह 4 लेयर बन जाती है। तो पहली लेयर जो बनती है ये एक्टोडर्मल लेयर कहलाती है। एक्टोडर्मल लेयर पहली लेयर होती है। इसमें जो टिश्यूज़ और सेल्स होते हैं ये कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं, यानी लंबे लंबे टॉल कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं। ये डॉर्सल लेयर भी कहलाती है क्योंकि इसमें टॉल कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं।
और दूसरी लेयर वेंट्रल एंडोडर्मल लेयर कहलाती है। दूसरी लेयर वेंट्रल एक्टोडर्मल लेयर कहलाती है। इसमें फ्लैट सेल्स होते हैं, फ्लैट और पॉलीहेड्रल सेल्स होते हैं, चपटे चपटे और मुख्तलिफ शक्ल के सेल्स होते हैं। डॉर्सल लेयर में या पहली एक्टोडर्मल लेयर में टाल कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं और वेंट्रल एंडोडर्मल लेयर में फ्लैट सेल्स होते हैं, फ्लैट होते हैं और पॉलीहेड्रल होते हैं। दोनों लेयर जो होते हैं ये मेसेनकाइमल कंसंट्रेशन के जरिए बाइलैमिनार जर्म सेल्स बनाती हैं और जर्म डिस्क बनाती हैं। यानी अब इन्हीं जगहों पर जहाँ से ये सेल्स अपने कैरेक्टर्स जुदा कर रहे हैं, जहाँ एक तरफ का टाल कॉलमनर एपिथेलियम जा रहे हैं और दूसरी तरफ फ्लैट सेल्स अलग हो रहे हैं, तो वहीं दोनों में दोनों का जहाँ मिलाप होता है वहाँ पर मेसेनकाइमल जो कंडेंसेशन होता है, यानी मेसेनकाइमा जो है वहाँ पर दबीज होती चली जाती है, मोटी होती चली जाती है और यही मोटा पार्ट जो होता है डिस्क कहलाता है, बाइलैमिनार जर्म डिस्क कहलाता है। और ये जर्म डिस्क ट्रोफोब्लास्ट से कनेक्ट करता है, या ये ट्रोफोब्लास्ट से कनेक्ट करता है या कनेक्टिंग स्टॉक बनाता है, यानी फीटस की बॉडी और प्लासेंटा के दरमियान ये एक कनेक्टिंग पार्ट बनाता है, जिसे बॉडी स्टॉक या कनेक्टिंग स्टॉक या ट्रोफोब्लास्ट या बाइलैमिनार जर्म डिस्क कहते हैं। यही बॉडी स्टॉक आगे जाकर जब इसमें मज़ीद सेल्स बढ़ते हैं और मज़ीद इसमें ग्रोथ होती है तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड बनाती है। अब दो लेयर बन गई, पहली लेयर डॉर्सल लेयर हो गई, दूसरी वेंट्रल लेयर हो गई। अब इसी के साथ इन्हीं सेल्स में दो कैविटीज़ अपीयर होती है, दो कैविटीज़ बनती है। एक कैविटी एक्टोडर्मल लेयर के तरफ होती है और दूसरी साइटोट्रोफोब्लास्ट के दरमियान स्पेस बनाती है। और अब इस स्पेस में फ्लूइड भरना शुरू होता है। फ्लूइड भरने की वजह से इसके चारों तरफ फ्लूइड बढ़ जाते हैं और फ्लूइड भरने से ये कैविटी बहुत तेज़ी से बड़ी होती है, जिसे एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। यही एमनियोटिक कैविटी कहलाती है। पहली कैविटी एमनियोटिक कैविटी बन जाती है और दूसरी कैविटी जो है यॉर्क सैक बनाती है। यॉर्क सैक जिसमें तमाम अज्जा होते हैं जो कि एम्ब्रियो को ग़िज़ा फराहम करने का काम करते हैं। यॉर्क सैक बाइलैमिनार डिस्क के वेंट्रल एस्पेक्ट पर यॉर्क सैक बनता है। यॉर्क सैक प्रीमिटिव मेसेनकाइमा से और इंटरनली एंडोडर्मल सेल्स से बनता है। एंडोडर्मल सेल्स जर्म डिस्क की एंडोडर्मल लेयर से बनते हैं और इसके बाद ट्राइलैमिनार डिस्क बनती है। यानी पहले दो लेयर बन गई, डॉर्सल लेयर और वेंट्रल लेयर बनने के बाद दो कैविटी बन गई। एक कैविटी एमनियोटिक कैविटी बन गई और दूसरी कैविटी जो कि एक्चुअल एम्ब्रियन की है, यॉर्क सैक की है। यॉर्क सैक बनने के बाद अब ये लेयर्स मज़ीद डिवाइड होती हैं और अब अभी तक दो लेयर बनती है, यानी दो अलग अलग तरह के सेल्स बनते हैं। अब ये तीन अलग अलग तरह के सेल्स बनते हैं, इसलिए ट्राइलैमिनार डिस्क कहलाती है। ट्राइलैमिनार डिस्क बनने के बाद जब ट्राइलैमिनार डिस्क बनती है तो एम्ब्रियोनिक सेल्स में और वापस से रीअरेंज होते हैं और इसमें फोल्डिंग्स बढ़ती जाती है और इन फोल्डिंग्स के बढ़ने को और फोल्डिंग्स बढ़ने के अमल को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। ट्राइलैमिनार डिस्क बनने के बाद गैस्ट्रुलेशन बनने का अमल होता है, यानी फोल्ड्स बनते हैं। ट्राइलैमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क बनने के बाद फर्टिलाइजेशन के 14 डेज पर ये डिस्क बनती है, ट्राइलैमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क बनती है। फर्टिलाइजेशन के 14 डेज के बाद एक्टोडर्मल सेल्स में मज़ीद
प्रोलिफरेशन होता है, मज़ीद सेल्स अपने आप को बढ़ाती है और मिड लाइन में एक लाइन बनाती है। मिड लाइन में एक लाइन बनाने के बाद इस जो एक्टोडर्मल सेल से ये लाइन जो बनती है इसे प्रीमेटिव स्ट्रिक कहा जाता है। प्रीमेटिव स्ट्रिक के दोनों तरफ, प्रीमेटिव स्ट्रिक से अब दोनों तरफ सेल्स प्रोलिफरेट होना शुरू होती हैं और दोनों तरफ स्प्रेड करती है और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान एक तीसरी लेयर बनाती है। एक तीसरी लेयर बनती है जो कि इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कहलाती है। इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कहलाती है। और इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनने के बाद एम्ब्रियोनिक डिस्क के लेटरल लेयर से सीलम बनता है। सीलम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम, जिनसे गट्स और एम्ब्रियन के या फीटस के बड़े बड़े पार्ट्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम से ही बनते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसेनकाइमा या ट्रोफोब्लास्ट से अपीयर होता है। ब्लास्टोसिस्ट की दीवारें और यॉर्क सैक को इस सेपरेट करती है और एमनियोटिक कैविटी बनाती है। स्मॉल सिस्टिक स्पेस बनाती है जिसे लेकुना कहते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसेनकाइमा और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम अपीयर होते हैं और ये स्पेस बतदरीज बढ़ता जाता है, आपस में मिल जाता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम में तेज़ी से इनलार्जमेंट होता है और ये एमनियन और कोरियन और इनर एस्पेक्ट से अलग करता है। एमनियन और कोरियन को अंदरूनी लेयर से अलग करता है, अंदरूनी तौर पर अलग करता है और सिर्फ एम्ब्रियो के काउडल एंड पर मेसेनकाइमा का अटैचमेंट बाकी रहता है। इसी काउडल एंड पर बॉडी स्टॉक बनता है। बॉडी स्टॉक से ही अम्बिलिकल कॉर्ड बनती है और बॉडी स्टॉक से ही अम्बिलिकल कॉर्ड बनती है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम से ही गट्स और इंटेस्टाइन्स का फॉर्मेशन होता है। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में 5th वीक में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम दिखाई देता है और 6 to 7 mm डायमीटर होता है और 6 to 10 वीक में ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में ये दिखाई देता है। यॉर्क सैक जो है ये 6 to 10 वीक में दिखाई देता है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम ये 5th वीक में दिखाई देता है। सेकेंडरी यॉर्क सैक का फॉर्मेशन फिर होता है। सेकेंडरी यॉर्क सैक 3 मंथ के एंड तक डिक्रीज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और एमनियन एम्ब्रियो की सराउंडिंग में आ जाता है और कोरियन की इनर सरफेस के कांटेक्ट में जो होता है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम पाया जाता है। एक्स्ट्रा 15 वीक के प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और अपने नामो निशान छोड़ देता है, ख़त्म कर देता है, गट्स और इंटेस्टाइन्स में कन्वर्ट हो जाता है 15 वीक प्रेगनेंसी तक। उसके बाद सेकेंडरी यॉर्क सैक। सेकेंडरी यॉर्क सैक जो है ये इसके फीटल हेमाप्टेसिस से इसकी इब्तिदा होती है। ये मुख्तलिफ प्रोटीन, अल्फ़ा प्रोटीन और अल्फ़ा फीटो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। EEC यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम के मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफ़र के लिए इम्पॉर्टेंट जोन बनाता है और मॉलिक्यूल्स को एम्ब्रियोनिक गट तक पहुंचाता है और सर्कुलेशन करता है। सेकेंडरी यॉर्क सैक। एमनियोटिक कैविटी भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम के एक्सपांड करने और इनलार्ज होने तक कायम रहती है। डेवलपिंग एम्ब्रियो को एमनियोटिक कैविटी के दरमियान एक बल्जिंग बनाती है और ये बल्जिंग सेकेंडरी यॉर्क सैक और गट्स बनाकर पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, लेकिन बॉडी स्टॉक पर सेकेंडरी यॉर्क सैक बाकी रहता है। सेकेंडरी यॉर्क सैक जो है ये बतदरीज
सेकेंडरी यौगिक साइट के बढ़ने की वजह से कोरियन और एमनियन एक दूसरे से करीब हो जाती है और प्रेगनेंसी के ख़त्म होने तक दोनों लेयर्स यानी एमनियन और कोरियन एक दूसरे को इतनी ज़्यादा अटैच हो जाती हैं कि इनको सेपरेट करना और अलग करना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसेनकाइमा एक लाइन की तरह कवर हो जाता है और एमनियन और कोरियन दोनों बिल्कुल एक दूसरे से मिल जाते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी 4 वीक टू 8 वीक के दौरान ये जर्म लेयर्स मुख्तलिफ फोल्ड्स बनाती हैं और इन्हीं फोल्ड्स में बहुत सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ बनते हैं। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम और यौगिक सैक ही एम्ब्रियन के पार्ट्स और ऑर्गन्स बनाने के जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद है इम्पोर्टेंट इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन के बाद के इम्पोर्टेंट इवेंट्स यानी क्या क्या अहम चेंजेस पाए जाते हैं जाइगोट में या फर्टिलाइज्ड ओवम में। अगर हम फर्टिलाइजेशन को 0 आवर पकड़ते हैं तो फर्टिलाइजेशन को 0 आवर मानते हैं तो जो कि LMP यानी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से 15 डेज़ पर फर्टिलाइजेशन होता है यानी ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहले जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट बनता है यानी 2 सेल स्टेज बनती है। 2 सेल स्टेज बनती है यानी ब्लास्टोमेयर्स बनते हैं। ब्लास्टोमेयर्स बनते हैं तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन 30 आवर्स में ब्लास्टोमेयर्स बनते हैं यानी एक कंप्लीट सेल जिसके नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 XX या 46 YY होते हैं। ये कंप्लीट सेल बनने के बाद जब ये वो दोबारा सेल डिवीज़न शुरू करते हैं तो मेटोटिक सेल डिवीज़न शुरू करते हैं यानी हैप्लॉइड 2 डॉटर सेल 2 इक्वल डॉटर सेल्स बनती हैं। तो जब 2 इक्वल डॉटर सेल्स बनती हैं तो इसे ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। ब्लास्टोमेयर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन 30 आवर में बनता है। अब मज़ीद इसमें डिवीज़न होता रहता है। अब 2 सेल से 4 सेल स्टेज बनती है। 4 सेल जब ये 2 ब्लास्टोमेयर्स वापस अपने आप को डिवाइड करते हैं और 4 सेल बनाते हैं तो ये 40 से 50 घंटे का फर्टिलाइजेशन के बाद 40 से 50 घंटे के दौरान ये 4 सेल बन जाते हैं और अगले 72 आवर में यानी अगले 72 घंटे में ये 4 सेल अपने आप को मज़ीद डिवाइड करके 12 सेल स्टेज बना लेंगे। 12 सेल बन जाएंगे और ये 12 सेल कंप्लीट होंगे। इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस और ऑटोसोम क्रोमोसोम सब बराबर होंगे। हर सेल एक दूसरे के इक्वल रहेगी, कोई भी एक दूसरे से छोटी या कम नहीं रहेगी। और 96 आवर पर ये 16 सेल स्टेज बनाएगी। 16 सेल स्टेज जब आती है तो इसे हम मॉरूला कहते हैं। मॉरूला कहते हैं और मॉरूला अब जो है ये यूट्राइन कैविटी की तरफ पहुंच जाता है। 5वें दिन यही मॉरूला जब यूट्राइन कैविटी में पहुंचता है और यूट्राइन सिक्रीशंस की मदद से जब ये फूल जाता है और इसके सेल्स बड़े हो जाते हैं तो ये ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। तो ये फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन ये ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं और ब्लास्टोसिस्ट बनने तक जोना पेलुसिडा कायम रहती है। ब्लास्टोसिस्ट बन जाने के बाद जाहिर है जब वो सेल्स बड़े हो गए हैं तो उनकी जो सराउंडिंग थी उस पर तनाव पड़ता है और वो तनाव पड़ने की वजह से जोना पेलुसिडा डिसअपियर हो जाती है यानी जोना हैचिंग होती है। जोना हैचिंग होने के बाद 6ठे दिन ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम से अटैच करता है। एंडोमेट्रियम से यानी यूट्रस पर चिपक जाता है, अधीजन करता है। अधीजन के बाद ये पेनिट्रेशन और इन्वेजन करता है यानी इम्प्लांटेशन करता है। इम्प्लांटेशन करता है 6th डे पर। उसके बाद 7th डे पर
जो ट्रोफोब्लास्ट होता है यानी आउटर सेल मास जो होता है ये 2 लेयर में साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसियोट्रोफोब्लास्ट में डिवाइड हो जाता है, डिफरेंट हो जाती है। दोनों ट्रोफोब्लास्टिक लेयर्स जो होती हैं ये अपने कैरेक्टर्स को जाहिर कर लेती हैं और अपनी लेयर्स को अलग-अलग कर लेती हैं, लेकिन ये दोनों साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसियोट्रोफोब्लास्ट दोनों आउटर सेल मास में ही चेंजेस होते हैं। 9 से 10 दिन में ट्रोफोब्लास्टिक लेयर्स बनती हैं। ट्रोफोब्लास्टिक लेयर्स बनने के बाद लेकुनाई का अपीयरेंस होता है, लेकुनार नेटवर्क बनता है और 10वें दिन HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन की सिंथेसिस शुरू हो जाती है। ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन की सिंथेसिस जो है ये सिंसियोट्रोफोब्लास्ट से होती है। 11वें दिन ट्रोफोब्लास्ट जो होता है इंडोमेट्रियम में इन्वाइट कर लेता है, यानी इम्प्लांटेशन कंप्लीट होने के करीब आ जाता है। 11वें दिन ट्रोफोब्लास्ट इंडोमेट्रियल कैविटी में इंडोमेट्रियम पर इन्वाइट कर लेता है, साइनोसाइड्स बन जाते हैं। साइनोसाइड्स बनने के बाद यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन बन जाता है, यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन शुरू हो जाता है और इस सर्कुलेशन के शुरू होने के साथ ही इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है और जो फर्टिलाइज्ड ओवम था, जो जाइगोट था, ये कम्प्लीटली एंडोमेट्रियम में छुप जाता है, यानी इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है। 11वें दिन इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है और 12वें दिन कंप्लीट डेसिडुअल कवरेज उस साइट ऑफ इम्प्लांटेशन को ढक लेती है, यानी साइट ऑफ इम्प्लांटेशन पर जो एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ होते हैं वो डेसिडुअल चेंजेस कर लेते हैं, डेसिडुअल रिएक्शन कर लेते हैं। डेसिडुअल रिएक्शन कर लेते हैं मतलब ये कि एंडोमेट्रियम अपने सीक्रेशन से बढ़ा लेती है और अपने आप को मज़ीद प्रोलिफरेट कर लेती है और मज़ीद वेस्कुलराइज हो जाती है। 13th डे 13वें दिन प्राइमरी विलाई अपीयर होती हैं, यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होते हैं और 16th डे से यही प्राइमरी विलाई से मज़ीद फिंगर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं जो कि सेकेंडरी विलाई कहलाते हैं और 21th डे पर यानी 21वें दिन टर्शियरी विलाई बनता है। टर्शियरी विलाई बनने के बाद फीटोप्लासेंटल सर्कुलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है। फीटोप्लासेंटल यानी अब प्लासेंटा का भी फॉर्मेशन हो चुका है, फीटस का भी फॉर्मेशन हो चुका है और फीटोप्लासेंटल सर्कुलेशन शुरू हो गया है, मतलब मैटरनल ब्लड अब फीटस तक पहुंचने लगा है। ये फर्टिलाइजेशन के 22वें दिन पर यह अमल होता है और 22वें दिन फीटल हार्ट बनना शुरू हो जाता है, फीटल हार्ट अपीयर हो जाता है। फीटोप्लासेंटल सर्कुलेशन के कायम होते ही, इस्टेब्लिश होते ही फीटल हार्ट भी बन जाता है। 5th वीक में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम बनता है और गैस्टेशन सैक यूएसजी पर दिखाई देता है, यूएसजी के अंदर गैस्टेशन सैक दिखाई देता है। 5वें हफ्ते में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम बनता है और उसके बाद 5th वीक और 5 डेज तक योग सैक बनता है और 6 to 10 वीक में सेकेंडरी योग सैक बनता है और 6 to 10 वीक में सेकेंडरी योग सैक जो होता है ये 6 to 7 mm मेज़र किया जा सकता है और 12 वीक तक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम ख़त्म होने लगता है, ऑब्लिटरेट होने लगता है, यानी अब इससे गट्स और दूसरे ऑर्गन्स बनना शुरू हो चुके होते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम ऑब्लिटरेट हो जाता है, अपने आप को डिस्ट्रॉय करने लगता है, ख़त्म होने लगता है। और 12 वीक के बाद फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स शुरू होते हैं। ऑर्गन्स की
फॉर्मेशन शुरू होती है। तो ऑर्गन्स की फॉर्मेशन सबसे पहले जर्म डिस्क से होती है। जर्म डिस्क से सबसे पहले एक लेयर बनती है, एक्टोडर्मल लेयर कहलाती है। एक्टोडर्मल लेयर में दरमियान में एक्टोडर्मल लेयर से जो है तो सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इस्टेब्लिश होता है। एपिडर्मिस बनती है, स्किन बनती है और अपेंडिजेस बनते हैं यानी लिम्स बनते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड्स बनती है, सैलिवरी ग्लैंड्स बनती है और म्यूकस लाइनिंग ऑफ द नेजल कैविटी बनती है और पैरानेजल साइनसेस बनते हैं और आई का लेंस बनता है, हेयर्स बनते हैं और रूफ ऑफ माउथ बनता है एक्टोडर्मल लेयर से। उसके बाद मेसोडर्मल लेयर से बोन बनती है, कार्टिलेजेस बनते हैं, मसल्स बनते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनता है, किडनी बनती है, गोनैड्स बनते हैं, गोनैड्स बनते हैं और स्प्लीन बनता है, जीटी ट्रैक बनता है, जीटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक बनता है और प्लूरल लेयर्स बनती हैं और पेरिटोनियल कैविटी बनती है। ये तमाम पार्ट जो दरमियान में बॉडी के दरमियान का पार्ट है, ये तमाम पार्ट मेसोडर्म से बनता है। उसके बाद एंडोडर्मल लेयर से एपिथेलियल लाइनिंग बनती है। एपिथेलियल लाइनिंग जीआईटी ट्रैक की बनती है, लीवर बनता है, गॉल ब्लैडर बनता है, पैंक्रियाज बनता है, म्यूकस मेम्ब्रेन बनती है, म्यूकस मेम्ब्रेन यूरिनरी ब्लैडर की बनती है, यूरिथ्रा की बनती है और जेनिटलियास बनते हैं। एंडोडर्मल लेयर से जेनिटलियास भी बनते हैं। इस तरह ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है। तो ऑर्गन्स बनने के बाद एंडोडर्मल लेयर से वेस्टिबुलर ग्लैंड्स और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स और यूरिथ्रा बनता है। तमाम ऑर्गन्स बनने के बाद अब हम पढ़ेंगे फेटल मेम्ब्रेन्स। फेटल मेम्ब्रेन में पहली जो मेम्ब्रेन है कोरियन। कोरियन तो अभी हम पढ़ चुके हैं। कोरियन के साथ एमनियन है। एमनियन और फेटल मेम्ब्रेन, एमनियन एंड एमनियोटिक कैविटी, कोरियन एंड कोरियोनिक विलाई और एमनियन एंड एमनियोटिक कैविटी पढ़ने हैं। ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, एमनियन और एमनियोटिक कैविटी।